अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और प्रोग्राम है न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। जी जनाब, बात यह है कि कल हमने ये कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और फिर वही हुआ कि पहले समरी को रिजेक्ट करने की बातें आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद रात के टाइम ये बात सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया पर वायरल हो गई और सामने आ गई कि जनाब पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें 34 रुपए और कुछ पैसे समझें कि वो 35 रुपए हो गए और ये इजाफा जो है अब हो चुका है। और अब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि किसी भी गरीब आदमी की औकात ही नहीं कि वो पेट्रोल ख़रीद सके। सफ़ेद पोश लोग भी इस सारी सूरत हाल में शदीद परेशान हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 51 के ब्यूरो चीफ और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अजीम सदीकी साहब। नाजरीन और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी वही हालत है कि जैसे मेरे ख्याल में हमारे जो नाजरीन हैं उनकी भी चेहरे पे देख सकते हैं ना, और वो बशाशत खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही कहता हूँ कि मैं अब कहूँगा कि होड़ आराम है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि देखें, बात यह है कि ज़ाहिर है कि जो पहली गवर्नमेंट थी, अगर उस वक्त भी महंगाई बढ़ती थी तो उसकी तरफ से ये कहा जाता था कि जनाब ये एक आलमी मसला है। तो ये जो पीडीएम की 12 जमातें हैं, इसके लोग आकर कहते थे टीवी शोज़ में कि जनाब ये तो गलत कह रहे हैं, नाअहल हैं, इनसे तो मामला संभाले नहीं जा रहे, हम आएंगे तो हम फौरी तौर पर मामला सारे सीधे कर देंगे इसी मईशत में। इतनी हद तक ये कह, मिफ्ता इस्माइल साहब की क्लिप्स मौजूद हैं, वो किसी दिन हम दिखाएंगे। तो वो ये कहते थे अब जब वो इस सीट पे आ गए हैं जनाब, ट्रेजरी बेंचर्स पे आ गए हैं अपोजिशन से हट के, तो अब वो वही बातें कर रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कैसे थमेगा, ये जो मुसलसल पेट्रोल बढ़ रहा है और इससे लोगों की परेशानी जितनी बढ़ती जा रही है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तनवीर भाई, मैं तो यही कहूँगा कि सियासत इंतहाई माजरत के साथ अपने सियासतदान भाइयों से कि सियासत मुनाफकत का नाम है। यही इमरान खान जब हुकूमत में थे तो कहा करते थे कि ये मुल्की मफाद में फ़ैसला कर रहा हूँ और ये है वो है, ये नींद दूर दूर के कलाबे मिलाते थे। और उसका हश्र आपने देख लिया कि क्या हुआ, लोगों में कितनी खौफनाक किस्म की नफ़रत उनके ख़िलाफ़ हो गई थी महंगाई की वजह से। और अगर 2-3 महीने उनकी हुकूमत कायम रहती तो वो अपने वज़न से खुद ही गिर जाते। पता नहीं क्या हुआ, इमरान खान के हमदर्दों ने कोई ऐसी कार्रवाई डाली कि मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार में ले आए। और बकौल इनके, जिस तरह हमने कल भी कहा था कि कोई हुक्मरान ये नहीं चाहता कि अवाम को महंगाई का इंजेक्शन लगाया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरी की हालत में, जिस तरह कहते हैं ना कि मजबूरी की हालत में हराम खाना भी जायज़ है, वही बैन ही वही पोजीशन है कि मुल्क बचाने के लिए या कौम बचाने के लिए वो सख्त तरीन किस्म के फैसले करने पड़ते हैं जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। अच्छा, नहीं बकौल इनके, मैं सिर्फ एक मुख्तसर आपसे माजरत के साथ कि बकौल इनके मौजूदा हुक्मरानों के कि ये कह रहे हैं कि बाकायदा हमारे पास तहरीरी सबूत और शवाहिद हैं कि IMF से साबका वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इमरान खान की मंजूरी से वाशिंगटन में बाकायदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में ये वादे वईद किए थे और तहरीर हुकूमत के पास मौजूद है कि हम बतदरीज अगले चंद माह में कीमतें बनाएंगे पेट्रोल की। और सुन गुन लग गई थी, जैसा कि कल भी हमने कहा था कि शेख रशीद को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया था, वज़ीर आज़म को भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया था कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो उन्होंने कार्रवाई डाल दी थी कि फ्रीज़ हो गई है पेट्रोल की कीमतें जून जुलाई तक, 30 जून तक। और उसके साथ उन्होंने जो कहा था कि उन कीमतों में कमी कर दी थी बिजली की कीमतों में, जिससे बिजली की कीमतों में कमी से 1100 अरब रुपए का आप पे बोझ आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर महीने हुकूमत को 200 अरब के लगभग खसारा मिल रहा था।
پوری حکومت چلانے کے لیے، جس میں حکومت کے تمام ادارے، ہسپتال، پارلیمنٹ، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، ہر چیز چلانے کے لیے آپ کے لیے ماہانہ 45 سے 50 ارب روپے درکار ہوتے ہیں، اور حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات سے 200 کے لگ بھگ خسارہ ہو رہا تھا، تو ملک کس سمت جا رہا تھا؟ یقیناً سخت ترین فیصلہ ہے جو موجودہ حکومت نے کیا ہے، لیکن کوئی چارہ کار، کوئی الٹرنیٹ، کوئی متبادل نہیں تھا۔ اچھا نہیں صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہی لوگ جب یہ کہتے تھے کہ جب ہم لوگ آئیں گے تو اسی معیشت میں ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، یہ معاملات جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہے، ان کی اپروچ نہیں ہے، ان کی ایبلٹی نہیں ہے، اور ان کی آپ نے دیکھا کہ کبھی اس کو یعنی بات بھی بڑی سلیکٹڈ کہا گیا، کبھی اس کو نااہل کہا گیا، کبھی اس کو کچھ کہا گیا۔ اب بات یہ ہے جناب کہ اب آپ آ گئے ہیں، تو جب وہ چیزیں آپ نے جب اپوزیشن میں بیٹھ کے کرنی تھیں تو حکومت میں آ کے جناب کیجئے۔ وہی کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ کی بجائے تو آپ الیکٹڈ ہیں نا، آپ آ گئے ہیں، کچھ مطلب قوم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تنویر بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقتدار میں کون ہے، اس کرسی پہ کون بیٹھا ہے جو ہمارے ڈی چوک والے دفتر سے چند گز یا چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ عوام کی لالچ صرف اس میں ہے کہ میرا دال دلیا کس طرح چل رہا ہے، ملک میں امن ہے یا نہیں، روزگار کے مواقع ہیں یا نہیں۔ عوام کو قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اقتدار کے سنگھاسن پہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ عوام تو صرف یہی چاہتی ہے نا کہ ہمیں دال دلیا دے، اور دال دلیا دینے میں یہ لوگوں کا، ان لوگوں نے دال دلیا آپ لوگوں سے آپ کی سانس بھی کھینچ لی ہے۔ اب قسم پرسی کی سی حالت ہے نا، اب تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں لوگوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جیسے میں نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا 1 یا 2% لوگ ہیں جو سرکاری جابز کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دہاڑی دار ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کاروبار بھی افیکٹ ہو رہا ہے، دہاڑی دار بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اور جو پرائیویٹ جابز کرتے ہیں ان کی تنخواہیں تو نہیں بڑھتی، ظاہر ہے کہ وہ مسائل ہے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی جب الیکشن ہوتے ہیں، جنرل الیکشن، تو ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے، اور اس ٹرن آؤٹ کو بڑھایا جاتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی اتنے % ووٹ ڈلے تھے، لیکن لوگ دیہاتوں میں تو نکل آتے ہیں، لیکن شہروں میں لوگ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے خود رپورٹنگ کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن دیہاتوں میں لوگ آتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو صورتحال ہے، کیا اس سے عوام جو ہیں وہ جمہوریت سے مایوس نہیں ہو جائیں گے؟ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، جس قسم کی الزام تراشی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ کل میں نے اپنے گھر کا ذکر کیا تھا کہ لوگ فوری طور پہ نیوز چینل کو تبدیل کر دیتے ہیں، لوگوں کا ذہنی طور پہ لوگ تھک چکے ہیں۔ مایوسی کی بات آپ کر رہے ہیں نا، مایوس ہو چکے ہیں، لازمی بات ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں۔ مطلب ہے میرے جیسا آدمی جو جس کا جمہوریت پہ مکمل اور کامل یقین ہے، اور جو ایک جمہوریت پسند اور ایک صحافی ہوں میں اور پروفیشنل صحافی ہوں، میرا کام ہی یہی ہے کہ جمہوریت کی تبلیغ کروں، میں مایوس ہو چکا ہوں کہ لوگوں نے کیا اس کے لیے پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا کہ آج جو صورتحال ہے، عوام اشیاء صرف کو ترس رہے ہیں، کوالٹی بھی نہیں ہے نا۔ مطلب ایک چیز ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے 50 کی بجائے 60 یا 70 روپے میں مل رہی ہے، کوالٹی تو تنویر بھائی ہونی چاہیے نا، کوالٹی بھی نہیں ہے نا، مطلب کوالٹی بھی ختم ہو چکی ہے، معیار ختم ہو چکا ہے، اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، اور جس قسم کی یہاں ایک دوسرے پہ الزام لگایا۔ اب ڈی جی اسپال کو دیکھیں نا، مطلب کتنی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ نو سازش ایٹ آل، دیر واز نو سازش، کوئی کانسپیرنسی نہیں تھی کسی بھی قسم کی، وہ جو عمران خان کی حکومت کو بھجوانے کے لیے تھی، آن بیہاف آف افواج پاکستان۔ اس نے کہا کہ میں ایک فوجی ترجمان کی حیثیت میں دے رہا ہوں، اس میں کوئی میرا خیال نہیں ہے۔ اور جس قسم کی انہوں نے بات کی، کل اسد عمر کی جو پریس کانفرنس تھی، اور جس میں اسد عمر نے کہا تھا کہ کچھ آرمی کی آفیشلز نے، کچھ سروسز چیفز نے یہ کہا تھا کہ سازش ہے، تو رات پھر محمد مالک کے ساتھ آئے افتخار بابر، جنرل افتخار بابر، اور انہوں نے یہ بات پھر ایک دفعہ کلیئر کر دی ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی۔ تو وہاں
महंगाई की सूरत हाल देखें या एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला देखें, मेयार नहीं है। लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे वफाकी दारुल हुकूमत में हो रही है। मैं अपने नाजरीन को भी बताता जाऊं कि जो ये कहते हैं ना कि वफाकी दारुल हुकूमत में कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, इनको भी बताना चाहता हूं कि तुसी आखते हो तुहाडे कोल इत्थे तुहाडे कोल ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। वो हमारे दोस्त परेशान हैं जिनको हम बताते हैं, जो हमारे शहरों में, उनको कहते हैं कि यार हमारे पास भी हो रही है, तो वो कहते हैं यार मजाक ना करें, आप शहर इक़्तिदार में बैठे, आपके पास भी बत्ती नहीं होती। मैंने कहा हमारे पास भी बत्ती और नहीं उन्होंने भी दसना असी गुआंढ ते बैठे हैं जी, वजीर आजम हाउस, पार्लियामेंट हाउस और हमारे सदर ते गुआंढ ते बैठे हैं। साडे कोल भी लोड शेडिंग तुहाडे कोल ज़्यादा होंदी है। बिल्कुल। अच्छा सदीकी साहब, आपसे एक और मैं पूछना चाहूँगा, समझना चाहेंगे हमारे जो नाजरीन हैं, वो ये है कि कल एक बड़ी खबर आई पंजाब से। पंजाब में ये हुआ कि पंजाब असम्बली को वजारत कानून के मातहत कर दिया गया और स्पीकर के जो इख्तियारात हैं वो भी महदूद कर दिए गए हैं। तो क्या ऐसा जमहूरी माशरों में होता है? आपने तो अमरीत के भी बड़े अदवार देखे हैं, कभी अमरीत में भी ऐसा हुआ है? ये किस तरह हो सकता है? वजारत कानून वो एक अलहदा बाला दस्तदारा है, इसलिए कि पार्लियामेंट के हवाले से हमेशा यही कहा जाता है कि पार्लियामेंट एक बाला दस्तदारा है और पार्लिमान का हिस्सा ही है, पार्लिमान का एक जुज़्व है। सूबाई असम्बलियाँ भी अगर इस किस्म का है तो ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। 2 आर्डिनेंसेस का इजरा कल ऐवान इकबाल में इजलास हुआ, बजट वहाँ पे पेश किया गया, परवेज़ इलाही ने वहाँ पे इजलास किया। दरअसल बाबा परवेज़ इलाही की जो अना है ना, उसको भी बड़ी सख्त ठेस पहुंची है कि वो कह रहे थे कि वो आए आईजी और चीफ सेक्रेटरी और आके सिर्फ बातें सुने। मतलब यार ये भी कोई मजाक की बात है। इससे पहले एक चीज़ मंजूर करवाई थी परवेज़ इलाही ने, ये कोई 6 महीने की 8 महीने पहले की बात है। तनवीर भाई, अपने नाजरीन का मैं दोबारा वो जो जहनी वो चीज़ है उसको ताज़ा करूँ। एक आर्डिनेंस को, एक कानून और एक्ट मंजूर करवाया गया था पंजाब की सूबाई असम्बली से कि कायमा कमेटियों के चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इतने बाइख्तियार हैं कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर हमारा काम नहीं करता, यानी मेंबरान सूबाई असम्बली का काम नहीं करता या वादे की खिलाफ वर्जी करता है, तो हम उसे 3 महीने के लिए जेल भिजवा सकते हैं। तो बाबा परवेज़ इलाही ये भी कर चुके हैं और अब वो मोहब्बत बनी गाला में बहुत बड़ी हद तक चले गए। 2 दिन पेश नहीं हो सका था बजट, जिसके बाद फिर गवर्नर ने ये इक़दाम किया। कतन हम नहीं कहेंगे कि ये उन्होंने अच्छा किया है, बिल्कुल गलत है। इस तरह जमहूरियत में हो ही नहीं सकता जो इंजीनियर बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब ने किया है। लेकिन बस बात वही है कि भूख में हराम भी जायज़ है। जी जनाब सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत हमने तफसील से मैंने भी पूछा और अब तफसील से आपने भी बताया, और हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल और जो भी इस वक्त हो रहा है, और ख़ास तौर पर माशी सूरत हाल की हम बात कर रहे थे। हमने इब्तिदा में भी यही बात की थी कि जनाब बात यह है कि ये जो माशी एक बहरान आया हुआ है, उससे आम लोग, सफ़ेद पोश लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं गुर्बत की तरफ। यानी जो पहले अपने सफ़ेद पोशी का जिन्होंने भरम रखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से रखा हुआ था, अब उनका वो भरम भी टूट रहा है। और मैं, चूँकि हम लोग अवाम में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लोग पहले थोड़े बहुत चैरिटी कर लेते थे, अब वो बेचारे खुद मुस्तहकीन में आ चुके हैं। तो ये सूरत हाल है, इसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं और ये अपील ही कर सकते हैं, दरख्वास्त ही कर सकते हैं अपनी हुकूमत से कि जनाब ज़रा इस पर भी तवज्जो कीजिए। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को न्यूज़ पॉइंट से इजाज़त दीजिए, और आखिर में आपसे यही गुजारिश कि हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना करें, अभी कर लें, ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।